हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ अकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 पढ़ेंगे। और जिस किसी बच्चे ने इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के बाकी वीडियोज़ देख सकता है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्या कहा गया है? एक्सरसाइज 4.1 में जो हमारे लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इसमें हमें करना ये है कि हमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 8 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और हमें इन्हें सॉल्व करके ये बताना है क्या इनमें से कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए द्विघात समीकरण क्या होती हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया है वहाँ पर कि द्विघात समीकरण क्या होती है। और जिस किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। एक ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 होती है, उसके लिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे इनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी पावर हमें 2 मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो दिया गया है, पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है x प्लस 1 की पावर तो बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें देख रहा है कि यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अर्थात हमने एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये फार्मूला ओपन कर देना है। a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह 1 है, तो हमें x की जगह a की जगह यहाँ पर x और b की जगह 1 लेकर के इसे फार्मूला खोल देना है। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2a और b। तो 2a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 1 बराबर, इधर हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है तो 2x और यहाँ 2 3 6x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। अब इन दोनों टर्म्स को हम बराबर के इस साइड भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इधर आकर के इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 और 6 इन्हें ऐड कर लेंगे 7 बराबर 0। अब इसमें हमें ये देख पाना है कि x की जो पावर है वो 2 है, तो इसलिए इस समीकरण के लिए हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि वेरिएबल की पावर 2 मिल जाती है तो वो द्विघात समीकरण होगी। इसी प्रकार से हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू में 3 माइनस x। यहाँ मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें x की पावर कितनी मिलेगी हमें। सबसे पहले हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x, इधर हम -2 की मल्टीप्लाई करते हुए ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस और यहाँ होगा प्लस, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी और यहाँ 2 3 6 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ हो जाएगा 2x। अब सभी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा प्लस 6 और ये माइनस का 2x।
बराबर 0। तब यहाँ से हमें समीकरण मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 2x और माइनस के 2x, ये माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें x की 2 पावर मिल रही है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण होगी। हम यहाँ लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी, x की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस x, यहाँ माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, यहाँ माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 2। इसके बाद यहाँ x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ x की प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 3x प्लस का, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 की जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हो जाएगा माइनस का x, और माइनस 1 की 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके बाद हम सभी टर्म्स के लिए एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x और माइनस का 2x, इनको जब हम घटाएंगे तो बचेगा माइनस का x, यहाँ माइनस का 2, और जब इन टर्म्स के लिए हम इधर लेके आएंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा इनका भी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3x में से जब x को घटाएंगे तो बचेगा 2x, वो भी प्लस का, और इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस 3 के लिए जब इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस एक्स और माइनस के 2x इन्हें ऐड कर लेंगे तो माइनस का 3x माइनस 2, और यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0, माइनस को हमने 0 में भेज दिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है और x की पावर अधिकतम 2 होनी चाहिए, तब वह द्विघात समीकरण होती है। तो यहाँ पर x की पावर केवल 1 है, तो इसलिए हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक, हम यहाँ लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x की 2 पावर मिलती है तब तो वह द्विघात समीकरण होगी। इसके अलावा अगर कोई और पावर आती है, 2 से ज़्यादा आती है या 2 से कम पावर मिलती है, तब वहाँ पर वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो जिसमें हम x की मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ करेंगे फिर 1 के साथ। तो x की मल्टीप्लाई जब 2x के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और x की 2 पावर हो जाएंगी, x की 1 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो x, अब -3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6x और यहाँ माइनस का 3 बराबर x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे इधर तो एक्स स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5x। सभी टर्म्स को एक साथ कर लेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ 6x में से इस x को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5x माइनस 3। इन दोनों टर्म्स को जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर रह जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का,
तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x और माइनस के 5x, तो माइनस के 10x और यहाँ माइनस के 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर भी हम ये देख पा रहे हैं कि x की सबसे बड़ी पावर जो है 2 है, इसलिए हम यहाँ कह देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो वही सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 3 6x, और यहाँ पर माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ तो 3। ठीक है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो जाएगी, और 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3 बराबर x की मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई जब यहाँ माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x, और 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पर माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर सभी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। उससे पहले हम ये जो x के टर्म्स हैं दोनों साइड में, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6x और एक 1x ये है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस x है और यहाँ पर प्लस का 5x है, तो यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास बचेगा प्लस का 4x। 5x माइनस 1x करेंगे तो 4x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 5। अब इन टर्म्स को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और माइनस का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस के 4x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 11x, 3 और प्लस के 5, यहाँ हो जाएंगे 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें एक द्विघात समीकरण मिल रही है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 मिल रही है, तो हम यहाँ पर ये से कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ माइनस का 2x। सभी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2x। तो यहाँ पर हम इन टर्म्स के लिए बराबर के इस साइड ले गए तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब यहाँ 3x और प्लस के 2x ये हो जाएंगे 5x, और यहाँ एक माइनस के 4 हैं तो यहाँ पर माइनस के बचेंगे 3। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर अब हमारे पास समीकरण जो बनकर के आ जाती है वो आ जाती है 5x माइनस में 3। अब यहाँ पर x की पावर मिल रही है 1, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है यहाँ पर, ये होता है a क्यूब यानी x का क्यूब हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab। 3ab होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, a की जगह x और b की जगह 2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x, और यहाँ 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो होगा, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ 3 दूनी 6x और यहाँ x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पहले x के साथ फिर 2 के साथ, तो 6x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी तो 12 और इंटू में x 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम सभी टर्म्स के लिए एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर आकर के इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सेम टर्म्स देखते हैं और उनको माइनस करेंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस का यहाँ माइनस के 2x क्यूब है, तो यहाँ से जब हम ये घटाएंगे तो माइनस का बचेगा x क्यूब, और यहाँ 6x स्क्वायर का एक ही टर्म है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे हम यहाँ पर 6x स्क्वायर 12x और यहाँ प्लस के 2x तो ये हो जाएंगे 14x, और उसके बाद बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हमें एक समीकरण मिली। अब इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं x की जो सबसे बड़ी पावर आ रही है वो आ रही है 3। अब x की पावर यहाँ 3 है, 2 से ज़्यादा है, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए क्या है, x की कम से कम अधिक से अधिक 2 पावर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ x की पावर जो आ रही है वो 3 आ रही है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह एक यहाँ आ जाएगा, यह है एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद पहले क्वेश्चन का हमें जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इस टर्म के लिए तो हम एज इट इज लिख लेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ फार्मूले को ओपन कर दिया है। यहाँ देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x और x माइनस 2। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर x क्यूब माइनस 8 माइनस का, अब देखिए यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो माइनस 6x की मल्टीप्लाई x के साथ जब करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, x की पावर को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस बनेगी और इस 6x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x। अब इन सभी टर्म्स के लिए हम इस साइड कर लेते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस में एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेम टर्म्स कौन सी हैं। सबसे पहले x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 3, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 4x² और यहाँ पर प्लस का 6x² है, तो 6x² में से माइनस के 4x² को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 2x²। अब यहाँ पर है माइनस के 12x और यहाँ है 1x माइनस का, दोनों माइनस के इसलिए ऐड हो जाएंगे, माइनस के 13x हो जाएंगे। यहाँ 8 और यहाँ 1 प्लस के हैं दोनों तो यहाँ हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है उसमें हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 8 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें हमने चेक किया कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है। इसके बाद अब हम इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, उन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमारे लिए निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 2 से 5 निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। करना ये है हमें, अब आगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे हमारे लिए, तो उन क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए सिर्फ द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है, हमें केवल उनकी द्विघात समीकरण बनानी है। बाकी सॉल्व करने की क्या विधि होती है उसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो ये है, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तथा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस स्थिति के लिए हमें द्विघात समीकरण में किस प्रकार से व्यक्त करना है वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो 2 क्रमांगत संख्याएं हैं वो भी धनात्मक, तो उनका गुणनफल दे रखा है 306। तो हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिसके लिए ये हमें कंडीशन दी गई है। तो द्विघात समीकरण इसकी कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। हमें ये दे रखा है 2 क्रमांगत। पहली बात तो क्रमांगत का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं, एक के बाद दूसरी संख्या जब आती है तो वो क्रमांगत संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 क्रमांगत संख्याओं की बात कर रहा है तो हमें 2 संख्याओं को मानना पड़ेगा। माना पहली क्रमांगत संख्या x है, तब दूसरी संख्या, तो पहली क्रमांक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी x + 1। देखो क्रमांक संख्याएं कैसी होती हैं, क्रमांक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रमांक संख्याएं हैं। अब इनमें क्या होता है, जितनी भी जो भी क्रमांक संख्याएं होती है वो अपने उसके आगे आने वाली जो संख्या होती है पिछले वाले से एक ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ 1 से 2 एक ज़्यादा है, 2 से 3 एक ज़्यादा है, इसी प्रकार 3 से जो 4 है वो भी एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले वाली संख्या x है तो उसके आगे जो आएगी अगली संख्या वो क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, यानी x से एक ज़्यादा, तो दूसरी क्रमांक संख्या हो जाएगी x + 1। इस प्रकार से हमें दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 2 क्रमांक संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल 306 है। मतलब हमारे पास अब ये 2 संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल दे रखा है वो 306 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो जो दोनों संख्याएं हैं पहली और दूसरी, इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो पहली संख्या हमने x मानी है और दूसरी संख्या हमारे पास आई है x +
1 बराबर 306। इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। एक्स की जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक्स की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 1 के साथ, तो हो जाएगा एक्स बराबर 306। अब इस 306 को हम इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर में रह जाएगा 0। तो हमें ये एक समीकरण प्राप्त हुई और जो कैसी है, एक द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरणों को रूप में निरूपित करना है इन कंडीशन के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे निरूपित कर पाते हैं। तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि ध्रुव और उसकी माँ की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनानी है। तो जिसके लिए हमें कंडीशन ये दी गई है कि ध्रुव की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहली बात तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज़ हमें ये दे रखी है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है, उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो अब से का मतलब है यहाँ वर्तमान से, कि वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात, और पश्चात का मतलब हो जाएगा 3 वर्ष के बाद में। 3 वर्ष के बाद में उनकी जो आयु का गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। तब हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है। तो इससे हमें यहाँ से निकालना होगा कि ध्रुव की जो माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब माँ की जो आयु है वो 26 वर्ष ज़्यादा है ध्रुव की आयु से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्रुव की आयु को लेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना ध्रुव की वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने मान लिया कि जो ध्रुव है, ध्रुव की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब जब x वर्ष ध्रुव की वर्तमान आयु है और उसकी माँ जो है ध्रुव की, वह 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो उसकी माँ है उसकी आयु इससे 26 वर्ष ज़्यादा होगी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब माँ की जो आयु होगी, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि यह 26 वर्ष इससे ज़्यादा है, बड़ी है। तो जब बड़ी है इसका मतलब इसकी आयु ध्रुव की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए हम यहाँ पर प्लस कर लिया, तो यहाँ पर माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वह हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। तो ये तो वर्तमान की है। अब कंडीशन हमें ये दे रखी है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वह 360 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को लगाने के लिए हमें इन्हें 3 वर्ष पश्चात की आयु निकालनी होगी सबसे पहले। तो वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात की आयु दोनों की क्या होगी, पहले हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, और जब कभी भी पश्चात लिखा हो या बाद लिखा हो तो हमेशा आपके लिए जो भी जितने वर्ष पश्चात पूछता है तो हमें उसने वर्ष को प्लस करना होता है, प्लस ईयर का मतलब यहाँ हो जाएगा कि जितने वर्ष बाद की बात करता है तो उतनी हमें ईयर को प्लस करना होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ध्रुव की जो आयु होगी वो हो जाएगी, ध्रुव की आयु वर्तमान में थी x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद के लिए हमें यहाँ पर इसकी आयु में 3 ऐड कर देने हैं, तो ये हो जाएगी ध्रुव की
3 वर्ष बाद की आयु। और 3 वर्ष बाद जब ध्रुव की आयु इतनी है तो इसकी माँ जो है इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु भी यहाँ पर बढ़ेगी 3 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माँ की आयु। तो यहाँ पर x प्लस 3 ये है और इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, तब यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हो जाएंगी, ध्रुव की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और ध्रुव की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि इसी 3 वर्ष के पश्चात की जो आयु होंगी उनका गुणनफल 360 है। मतलब जो ध्रुव की आयु है और उस माँ की जो आयु है, दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस, पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं ध्रुव की आयु। तो ध्रुव की ये आयु और माँ की आयु, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो है 360। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये दोनों की आयु लगा देते हैं जो कि 3 वर्ष पश्चात की है। तो ध्रुव की आयु है x प्लस 3 गुणा इसकी आयु है x प्लस 29 बराबर 360। तो अब हम यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो एक्स स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई जब 29 के साथ करेंगे तो 29x। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगी यहाँ पर 3x, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई जब 29 के साथ करेंगे तो हो जाएगी 3 निम 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 87। ठीक है, और वो भी प्लस के बराबर 360। अब इस 360 को हम इधर ले आएंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 29 और 3 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 और माइनस में हो जाएगा 360 बराबर 0। एक बार और सॉल्व कर देते हैं हम इसके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ 87 प्लस के हैं, 360 माइनस के हैं, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, इनको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 और यहाँ रह जाएगा 5, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 और यहाँ से रह जाएगा 2, यानी हमारे पास बचेंगे 273। ठीक है, 273 बचेंगे तो बराबर में 0। ठीक है, अब हमारे लिए ये है एक समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं और इसे सॉल्व करने के बाद हम इनकी वर्तमान आयु को निकाल सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी थी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है हम उसे सॉल्व कर ले देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेती। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण बनानी होगी। तो हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल को मान लेना है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब देखो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे लिए आगे सॉल्व करने को आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी हमारे लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है। इनकी द्विघात समीकरण बनाना जब सीख जाएंगे तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है, उसे तय करती है और उससे तय करने के लिए समान चाल से जाती है। समान चाल का मतलब
एक बराबर चाल उसकी रहती है। जैसे हमारे लिए यहाँ पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर जाने के लिए जो रेलगाड़ी जाती है वह एक समान चाल से जाती है। समान चाल से मतलब जो उसकी चाल है पहले, ठीक है, तो पहले उसकी चाल हमने मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस समय जो इसकी चाल है, यानी प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल जो है वो यहाँ पर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ हम इसे t1 से शो करेंगे। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूरी लगाएंगे, ये होता है दूरी बटे चाल। तो समय निकालने की दूरी बटे चाल करेंगे। अब दूरी हमारे पास दे रखी है 480 किलोमीटर और चाल है इस समय क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर समय आ जाएगा 480 बटे में x घंटे में आ जाएगा, इसीलिए लिखेंगे घंटा, 480 बटे x घंटा, ठीक है। यानी इतने घंटे में ये इस डिस्टेंस के लिए कवर करेगी। इसे हम t1 से शो कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, कंडीशन ये है कि यदि यहाँ से हम देखते हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यही यहाँ पर हमें कम करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे इस डिस्टेंस को तय करने में 480 बटे x घंटे का समय लग रहा है। अगर ये चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाए, कम होने का मतलब ये है अगर इसकी चाल को हम कम कर दें तो जब चाल को कम कर देंगे तो समय तो ज़्यादा ही लगेगा, और वो कितना ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे का, ठीक है। तो 3 घंटे का समय ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, ठीक है। अब उसे हम x किलोमीटर प्रति घंटा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर देते हैं तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल जो बनेगी, नई चाल, तो जो नई चाल बनेगी वो क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो नई चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, तो नई चाल हमारे पास हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ये रेलगाड़ी जाएगी तो 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पर सिर्फ हमने चाल चेंज की है, जब चाल चेंज की है तो समय क्या लगेगा इसे तय करने में। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे समय, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ लिखा था रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t1, तो इसके लिए अब हम मान लेते हैं t2। अब ये क्या है, यहाँ पर दूरी तो हमारे पास वही है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब चाल कौन सी यहाँ पर चाल लगेगी, ये नई वाली, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी है। तो दूसरा जो समय होगा, यानी अब जो गाड़ी जाएगी वह x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी, तो उसे कितना समय लगेगा, वो समय होगा यहाँ पर t2 मान लिया है हमने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी है हमारे पास 480 किलोमीटर, जबकि चाल अब हमारे यहाँ पर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है, दूरी बटे चाल।
अब हमारे लिए इतने घंटे का समय लगेगा। तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई, यानी पहले का जो समय है वो आ गया, दूसरा समय आ गया हमारे पास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा दोबारा से फिर। तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि जब समान चाल से गाड़ी जाती है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे जो समय लगता है वो लगता है 480 बटे में x। और जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे समय ज़्यादा लगता है। मतलब जो बाद वाला जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हमने ये जब ज्ञात किया तो T1 की वैल्यू आ गई 480 बटे एक्स, यानी ये पहले का समय है जब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। और जब रेलगाड़ी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तब जो समय लगेगा वो आया है T2, यानी ये बाद का समय है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब यहाँ पर चाल कम हुई है तो समय तो ज़्यादा लगेगा। जब समय ज़्यादा लगेगा तो कितने ज़्यादा लग रहा है समय, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि T1 से इस T2 की वैल्यू 3 घंटा ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ये 3 घंटे कम है, ये 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि T2 जो है वो इस T1 से कितना ज़्यादा है, 3 घंटे। जब 3 घंटे ज़्यादा है तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कहने का मतलब ये हो गया जब ये 3 घंटे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब T2 में से आप T1 को निकालोगे तो जो इनका अंतर आएगा वो आएगा 3 घंटे का, यानी T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 3 घंटे। ठीक है भाई, 3 घंटे का अंतर है क्योंकि ये 3 घंटे ये सही समय पर पहुंच रही है, लेकिन जब चाल कम हो गई तो इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। जब ज़्यादा लगेंगे तो इसमें से इन 3 घंटों को निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस -3। अब यहाँ पर T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू यहाँ पर दोनों की लगा देते हैं। T2 की वैल्यू आई है 480 बटे x माइनस 8 और T1 की वैल्यू है 480 बटे में x बराबर 3। अब हम यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 480 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 480, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस का 1 बटे x बराबर हो जाएगा 3। अब इस 480 को इसके बटे में भेज देंगे 3 के बटे में। ठीक है, तब हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, हमें समीकरण क्या प्राप्त हुई थी, 480 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। अब इस 480 को इसके बटे में भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 बटे x माइनस 8 माइनस का x बराबर 3 बटे 480। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम बन जाता है x और x माइनस 8। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा x और माइनस इधर हो जाएगा x माइनस 8, ब्रैकेट में ही रखेंगे इसे। यहाँ 3 से इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 छंग 18 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे 160। यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x और माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 8 बटे यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर और x की जब -8 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 160, 1 बटे 160। यह x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो 160 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगी, 8 गुणा 160, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो इसकी जब मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो यही हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0, 8 छंग 48, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस टर्म्स के लिए हम, ठीक है, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ रह जाएगा 0 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1280। ठीक है,
अब इसे पलट कर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे लिए जो रेलगाड़ी की चाल है वह मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है अभी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसे सॉल्व करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करना है हमें। आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। ठीक है, आधार को ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये देखते हैं हम यहाँ पर आधार, कर्ण और ये ऊंचाई क्या होती है। ये तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज ये होता है इस प्रकार से, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, उसके लिए हम समकोण कहते हैं। तो ये समकोण की बात कर रहे हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये इसका समकोण है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसके लिए कहते हैं कर्ण। इसके लिए हम कहते हैं कर्ण, और ये हमें दे रखा है कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। बाकी इसमें जो सीधी भुजा होती है इसके लिए कहते हैं लंब। ठीक है, और इसे कहते हैं आधार। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा है उसने कि इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है और हमें आधार ज्ञात करना है। जब आधार ज्ञात करना है तो हम इसके आधार को मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तब लंब की क्या लंबाई हो जाएगी। यहाँ पर लंब बराबर, क्वेश्चन में ये कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, यानी लंब कहें हम इसके लिए या हम इसे ऊंचाई कहें, तो ऊंचाई कहें हम इसे या लंब कहें एक ही बात होती है। तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो कह रहे हैं ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब आधार है इसका x, तो कम है। यहाँ पर कम का मतलब होता है माइनस करना है, तो इसका जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। देखिए चित्र में समझिए, अगर इसका आधार x सेंटीमीटर है तो इसका जो लंब होगा वो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज की कंडीशन ये होती है यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब लंब क्या है, यहाँ पर ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दे रखा है हमारे लिए 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर, और लंब है x माइनस 7। ठीक है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर खोल देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7। ठीक है, तो 2ab आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ 2 सत्ते 14। ठीक है, 14x। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, 169 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और इधर 169 जब आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो बराबर
2x² और यहाँ से -14x और यहाँ से 49 को घटा देंगे जब 169 में से, तो कितना बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर रह जाएगा ये 120। इसे हम पलट कर लिख लेते हैं, 2x², ठीक है, -14x -120 बराबर 0। अब यहाँ पर पूरी समीकरण 2 से डिवाइड हो पा रही है, तो इसलिए हम पूरी समीकरण में 2 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ बचेगा x² -7x और -60 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें द्विघात समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x² -7x -60। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इसकी भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को हमने यहाँ पर बनाया है, तो उन्हें द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, आंसर कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम उसकी विधियों को जानेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि किस प्रकार से हमारे लिए द्विघात समीकरण बनानी होती हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस बार हाई स्कूल की, ठीक है। थैंक यू।